नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एलडीसी के जो एग्जाम है वो नियरेस्ट ही हैं और साइंस की क्लास से रेगुलर चल रही हैं। बीच में 1-2 दिन का थोड़ा-सा मिस हो गया था, लेकिन अब हम कंटिन्यू रखेंगे और हमारा ह्यूमन ब्लड का जो चैप्टर है उसकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की हमारी चौथी क्लास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लड सेल आज का टॉपिक होगा। ब्लड सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में जब हम फर्स्ट क्लास हुई थी तब मैंने ब्लड सेल के बारे में आपको बताया था कि जो ब्लड सेल होती है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये आते हैं। तो आज हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम स्टार्ट करने से पहले रिवीजन करते ही हैं, तो आज की क्लास में भी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम ब्लड के डोनेट के बारे में और रिसिपेंट के बारे में बात कर रहे थे कि डोनर कौन हो सकता है और रिसिपेंट कौन हो सकता है। तो वो मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा दिया था। उसमें आपको सिर्फ एक नोट का ध्यान रखना है कि डोनर का एंटीजन और रिसिपेंट की एंटीबॉडी ये कभी भी मैच नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बातें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। यदि आप ये ध्यान रख सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है। बाकी लास्ट की क्लास में इतना कुछ ज्यादा था नहीं, सिर्फ हमने डोनर और रिसिपेंट के बारे में ही बात की थी। तो आज हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड सेल आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, ब्लड सेल। देखिए, ब्लड सेल के बारे में हम एक क्लास जो पहले हुई थी उसमें डिस्कस तो किया ही था। आज हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आरबीसी क्या होती है, किस प्रकार फंक्शन करती है, आरबीसी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये चीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले रुधिर जो कोशिकाएं होती हैं इनका जो संश्लेषण होता है, एक लाइन 3-4 पॉइंट है वो सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो रुधिर कोशिकाएं हैं, रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण हीमेटो एच ही एच ई ए हीमेटो हीमेटोपोएसिस कहलाता है। देखिए, रुधिर कोशिकाओं का जो संश्लेषण है वो क्या कहलाता है, हीमेटोपोएसिस कहलाता है। अब देखिए, रुधिर कोशिकाएं हैं जो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी हैं, इनका ये बनती कहाँ पर है और टूटती कहाँ पर है। तो रुधिर कोशिकाओं का जो निर्माण है वो रेड बोन मेरो के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, रेड बोन मेरो के अंदर होता है। अब आप पूछेंगे कि रेड बोन मेरो होती क्या है। देखिए, आपको जो रेड बोन मेरो है, जो अस्थि होती है हमारी, जैसे हमारे जो पैरों की जो अस्थियां होती है उनके अंदर हमारे क्या होता है, रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो उसके अंदर कैसे होता है रुधिर कोशिकाओं का निर्माण, ये तो हम आगे देख ही लेंगे। लेकिन रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, रेड बोन मेरो के अंदर। संश्लेषण क्या कहलाता है, हिमेटोपोइसिस कहलाता है। और रुधिर कोशिकाओं का निर्माण रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, रेड बोन मेरो के अंदर होता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रेड बोन मेरो जिसे क्या कहा जाता है, लाल अस्थि मज्जा, इसे क्या कहा जाता है, लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, रेड बोन मेरो के अंदर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है। यदि अब हमने निर्माण देख लिया तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि नष्ट कहां पर होती है। तो नष्ट कहां पर होती है, यहीं पर लिख लेते हैं, नष्ट होती हैं। नष्ट कहां पर होती हैं, लीवर में या स्प्लीन में। लेकिन ये नष्ट लीवर और स्प्लीन में कब होती है, जब भ्रूणीय अवस्था होती है। भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में ये नष्ट होती हैं लीवर और स्प्लीन के अंदर। कहां पर होती हैं, भ्रूणीय अवस्था में लीवर और स्प्लीन में क्या होती है, सॉरी भ्रूणीय अवस्था में, सॉरी ये गलत हो गया, भ्रूणीय अवस्था में बनती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। भ्रूणीय अवस्था में ये कहां पर बनती हैं, सॉरी सॉरी ये एक्चुअली गलत हो गया। देखो, रुधिर कोशिकाओं का निर्माण रेड बोन मेरो के अंदर, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, रेड बोन मेरो के अंदर। आरबीसी होती है ना, वो नष्ट होती है। रुधिर कोशिकाओं का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में ये कहां पर होता है, लीवर या
स्प्लीन में। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो लीवर और स्प्लीन में नष्ट क्या होती है, आरबीसी नष्ट होती है। क्या नष्ट होती है? आरबीसी कहां पर नष्ट होती है? लीवर और स्प्लीन में नष्ट होती है। थोड़ा सा दिमाग से आउट हो गया था कि भ्रूणीय अवस्था में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? लीवर और स्प्लीन में होता है। और रुधिर कोशिकाओं का जो निर्माण है वो कहां पर होता है? रेड बोन मेरो के अंदर होता है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अब भ्रूणीय अवस्था में कहां पर होगा? लीवर और स्प्लीन में होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण क्या कहलाता है? हीमेटोपोइसिस कहलाता है। और निर्माण कहां पर होता है रुधिर कोशिकाओं का? रेड बोन मेरो में होता है। यदि भ्रूणीय अवस्था जब बच्चा भ्रूण होता है, जब बच्चा मां के अंदर होता है तो उस समय उसके अंदर रेड बोन मेरो नहीं होती है। तो रेड बोन मेरो नहीं होने के कारण उसका जो रेड रेड ब्लड जो सेल है, रेड ब्लड जो सेल है उसका निर्माण कहां पर होगा? लीवर और स्प्लीन में होगा। अब स्प्लीन क्या होती है ये आप आगे जैसे जब हम अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि स्प्लीन वगैरह क्या चीज होती है, इनका स्प्लीन का क्या रोल है और लीवर के अंदर कैसे होता है। तो ये तो आपने देख ही लिया कि भ्रूणीय अवस्था में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होगा? लीवर और स्प्लीन में होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिएगा कि अस्थि जो होती है ना, ये रेड बोन मेरो में क्या चीज होती है? रेड बोन मेरो के अंदर एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है। क्या होती है? एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है। वो क्या करती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती हैं। वो क्या करती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। रेड बोन मेरो में ये नोट लगा के लिख लेंगे कि रेड बोन मेरो में हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु और किसका निर्माण करती हैं? बिंबाणु का निर्माण करती हैं। देखिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि रेड बोन मेरो के अंदर क्या चीज होती है। रेड बोन मेरो के अंदर क्या होती है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती हैं। क्या होती हैं? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती हैं। तो किसका निर्माण करती हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और बिंबाणु। इनका निर्माण क्यों कहां पर होता है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के द्वारा होता है। ठीक है ना? जो रेड बोन मेरो के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब देखिए इसके बारे में हम एक क्लास में बहुत आगे से डिस्कस कर लेंगे कि ये चीजें कैसे बनती हैं, किस प्रकार बनती हैं, ऐसी क्या चीज होती है कि रेड बोन मेरो के अंदर जो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण हो जाता है। ये हम जब इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हम इसे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। वैसे ये मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एनाटॉमी आपके अंदर कभी आएगी नहीं, क्योंकि ब्लड की एनाटॉमी वो कभी नहीं पूछता। इसकी एनाटॉमी बहुत डिटेल से जाकर है, फिर डायग्राम वगैरह बनाने में काफी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसकी एनाटॉमी कभी पूछी नहीं जाती है। बाकी आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है इसके अंदर किसका निर्माण होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु का निर्माण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु का हमने निर्माण कर लिया है तो अब हम इसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं कि आरबीसी क्या चीज होती है, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है और नष्ट कहां पर होती है और हमारी बॉडी के अंदर कितनी आरबीसी होती है। ये हम सब ये सारी डिटेल हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं आरबीसी। आरबीसी इसे क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल, इरेथ्रोसाइट्स। साइंस की लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हैं? इसे इरेथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल को। तो आरबीसी ये हमारी बॉडी के अंदर कितनी होती हैं? 5 से 5.5 मिलियन प्रति mm³ आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर समथिंग कितनी आरबीसी होती है? 5 से 5.5 मिलियन प्रति mm³ होती है। सेकंड इसके बारे में एक पॉइंट आता है कि जो आरबीसी है वो बनती कहां पर है, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है और आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर कितने दिन तक रहती है। तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो टाइम पीरियड आप नोट कर सकते हैं कि टाइम पीरियड इसका कितना रहता है बॉडी में। टाइम पीरियड रहता है 120 डेज। कितना रहता है?
120 डेज। आरबीसी आपके 120 डेज के बाद क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अभी नष्ट कहां पर होती है ये भी देख लेते हैं। नष्ट नष्ट कहां पर होगी, स्प्लीन में या फिर लीवर में। देखिए भ्रूणीय अवस्था में जो हमने पढ़ा था कि जो लाल कोशिकाएं हैं, है ना, तो उसका जो निर्माण है भ्रूणीय अवस्था में कहां पर होता है, स्प्लीन या लीवर के अंदर होता है। लेकिन नष्ट जो आरबीसी है वो नष्ट कहां पर होती है, स्प्लीन और लीवर के अंदर नष्ट होती है। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण भी कहां पर होता है, स्प्लीन और लीवर में होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो फिर इसका निर्माण कहां पर होने लग जाता है, रेड बोन मेरो के अंदर होने लग जाता है। और नष्ट कहां पर होती है, स्प्लीन और लीवर के अंदर होती है। रेड बोन मेरो के अंदर हमने पढ़ा था कि निर्माण कैसे होता है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है इसलिए होता है। और स्प्लीन और लीवर में क्या होती है, नष्ट होती है। अब देखिए रेड बोन जो मेरो है, सॉरी जो रेड ब्लड सेल है, इसका आकार कैसा होता है, इसकी साइज कैसी होती है। तो जो इसकी साइज है बाई कॉनकेव होती है। कैसी होती है, बाई कॉनकेव होती है। बाई कॉनकेव होती है, साइज आकार आकार कैसा होता है इसका, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। और ये कैसे होती है, सेंटर एब्सेंट होता है इसके अंदर। क्या होता है, सेंटर, केंद्रक एब्सेंट होता है। सेंटर क्या होता है, एब्सेंट होता है, केंद्रक रहित। कैसी होती है, केंद्रक रहित होती है। ठीक है। अब बाई कॉनकेव क्या होता है, इसे उभय अवतल, उभय या अवतल, उभय अवतल बोल सकते हैं आप हिंदी में, उभय अवतल। बाई कॉनकेव होती है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस ये पढ़े होंगे आप लोगों ने, आप इनके बारे में जानते होंगे, 10th क्लास में आए हैं। तो कॉनकेव तो बाई कॉनकेव होती है, द्विव अवतल ऐसे बोल सकते हैं ना, उभय अवतल या फिर बाई होता है तो दो होते हैं, तो बाई कॉनकेव, द्विवतल ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है। तो उभय अवतल इसकी आकृति होती है। नष्ट कहां पर होती है, स्प्लीन और लीवर में नष्ट होती है। टाइम पीरियड क्या होता है, 120 डेज होता है। 5 से 5 मिलियन क्या होती है, ये आरबीसी होती है। ठीक है ना। इनकी जो नंबरिंग है वो ध्यान रखिएगा, 5 से 5 मिलियन होती है। और देखिए ये तो आपने इतना पढ़ लिया, लेकिन ये किसमें होती है, इसका आकार ये किसके अंदर होता है, मानव के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, स्तनधारी के अंदर, स्तनधारी। अब देखिए लेकिन मेंढक के अंदर क्या होता है, मेंढक के अंदर जो रेड ब्लड सेल है वो कैसी होती है, बाई कॉनकेव नहीं होकर बाई कॉन्वेक्स होती है। कैसी होती है, बाई कॉन्वेक्स, उभयउतल। कैसी होती है, उभयउतल। मेंढक में ये बाई कॉन्वेक्स होती है। और देखिए हमारे तो केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है। लेकिन जो मेंढक होता है उसके अंदर केंद्रक एब्सेंट नहीं होता है, केंद्रक क्या होता है, प्रेजेंट, सेंटर प्रेजेंट। सेंटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखिए आपने जैसे आपको अभी ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आपको अभी आप पूछ भी नहीं सकते, वैसे तो आप कमेंट करके पूछ ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपके दिमाग में आया नहीं होगा कि जो ये रेडबोन मेरो है जिसके अंदर केंद्रक जो हमारी स्तनधारी है उसके अंदर केंद्रक एब्सेंट होता क्यों है। केंद्रक एब्सेंट इसलिए होता है ताकि केंद्रक और जो जितने भी कुछ कोशिकांग है वो एब्सेंट इसलिए होते हैं ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या हो सके, हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो सके। क्या हो सके, हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो सके। इसलिए उसके अंदर जो केंद्रक है, बाकी और भी अन्य कोशिकांग है, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसलिए क्योंकि उसके अंदर क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो सके। तो यार ध्यान रखिएगा कि रेड ब्लड सेल है, इरेथ्रोसाइट से कहा जाता है। मेंढक में ये क्या होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है। कैसी होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है। दूसरा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंदर माइट्रोकोन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। माइट्रोकोन्ड्रिया भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर, इसमें माइट्रोकोन्ड्रिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। और हमारी बॉडी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन कितना होता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है। ये हमारी क्या होती है, 12 से 100 ग्राम प्रति 100 ml। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 12 से 100 ग्राम प्रति 100 ml। 100 ml के अंदर कितना होता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ये ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछी जा सकती है एग्जाम में कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 12 से 16 ग्राम
प्रति 100 ml। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ये बात समझ आ गई। जिससे क्या है, ये खुद ये क्या है, अवायवीय शोषण क्या दर्शाता है, अवायवीय शोषण दर्शाता है। वायवीय कब दर्शाएगा, यदि खुद का होगा, लेकिन ये कौन सा शोषण दर्शाता है, अवायवीय शोषण दर्शाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये चीजें कर ली। अब हम इसके कार्य पढ़ते हैं कि आरबीसी क्या कार्य करती है। ठीक है, कि हमने आरबीसी के बारे में जाना है अभी तक कि आरबीसी क्या होती है। इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि आरबीसी कैसी होती है, कितनी आरबीसी होती है, ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो अब इसके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसका सबसे मेन कार्य है गैसों का परिवहन करना, गैसों का परिवहन करना, किसका परिवहन करना, गैसों का परिवहन करना। ठीक है, अब देखिए आरबीसी है वो बनती कैसे है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी बनती कैसे है। तो ये विटामिन B12 और फोलिक एसिड से क्या होती है, आरबीसी का निर्माण होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको आप बोलेंगे कि मेरे डॉक्टर को आप बोलेंगे कि मुझे अरक्तता है या फिर मेरे ब्लड की कमी है, तो वो आपका क्या करेगा, सबसे पहले हीमोग्लोबिन चेक करेगा। और जैसे ही वो हीमोग्लोबिन चेक करेगा ना, तो यदि आपके मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन की मात्रा है आपके जैसे 12 से अबव होनी चाहिए, और फीमेल के अंदर है वो थोड़ी कम होती है, 10 से 12 के बीच में भी होगा तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन ये जो मेल होते हैं उनके अंदर 12 टू अबव भी हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो यदि आप हीमोग्लोबिन डॉक्टर को चेक करवाएंगे, जैसे ही वो कम आएगा तो वो आपको फोलिक एसिड की जो मेडिसिन है वो लिखते हैं। फोलिक एसिड की मेडिसिन क्यों लिखते हैं, ताकि आपके अंदर किसका निर्माण हो सके, आरबीसी का निर्माण हो सके, इसलिए क्या लिखी जाती है, फोलिक एसिड की टेबलेट लिखी जाती है। तो ये लिख लेते हैं हम ये वाला पॉइंट कि आरबीसी का निर्माण विटामिन B12 व फोलिक एसिड से होता है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की क्या होता है, इससे होता है। देखिए, यदि विटामिन की कमी आ जाएगी, सॉरी विटामिन नहीं, यदि आरबीसी की कमी आ जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। आरबीसी की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा कि आरबीसी की जो कार्य है वो क्या, गैसों का परिवहन करना। आरबीसी का निर्माण किससे होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड से होता है। और आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। आरबीसी के बारे में बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है कि आरबीसी कैसी होती है, आरबीसी कितनी होती है, और इन नष्ट कहां पर होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट से फैक्ट्स हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार होती हैं। जो भी चीजें जिसका रीजन बताने का होता है वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसका आपको रीजन बताया जाए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्या एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, बाई कॉनकेव होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है। बाई कॉनकेव होती है तो क्यों होती है, ये आपको पता होना चाहिए था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बाई कॉनकेव क्यों होती है, ताकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या हो सके, हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो सके। ठीक है, तो इसलिए ये कैसी होती है, बाई कॉनकेव होती है। और मेंढक के अंदर कैसी होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है। कैसी होती है, बाई कॉन्वेक्स। आरबीसी की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। आई थिंक आपको ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको बताया था कि लीवर में जब हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है ना, तो बिलीरुबिन और क्या बनता है, बिलीवर्डिन बनता है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि लीवर में हीमोग्लोबिन के अपघटन से क्या बनता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, अब हमने एक चीज डिस्कस की थी कि स्प्लीन के बारे में। तो स्प्लीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्प्लीन है क्या चीज। ठीक है, तो स्प्लीन के बारे में देखते हैं एक बार, स्प्लीन क्या चीज है। आपके साथ ये पॉइंट रह गया होगा कि स्प्लीन क्या चीज होती है। स्प्लीन, अब देखिए स्प्लीन या इसे मेरुदंड भी बोला जाता है। तो ये क्या है, एक द्वितीय लसिका अंग है। क्या है, द्वितीय लसिका अंग है, सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन है। ये क्या है, द्वितीय लसिका अंग है। आरबीसी का कब्रिस्तान है। आरबीसी का क्या है, कब्रिस्तान। आरबीसी जो नष्ट होती है वो कहां पर होती है, यहीं पर होती है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है, स्प्लीन है। लीवर के अंदर भी होता है लेकिन स्प्लीन मेन है। स्प्लीन के अंदर क्या होता है, आरबीसी का, आरबीसी के ऊपर क्या होती है, नष्ट होती है। इसलिए ये क्या है, द्वितीय लसिका अंग है। और क्या है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी है। ब्लड
बैंक ऑफ बॉडी है, ब्लड बैंक ऑफ क्या है, बॉडी है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि स्प्लीन है वो द्वितीय लसीका अंग है, यहाँ आपने डायरेक्ट द्वितीय लसीका अंग के बारे में बता दिया, तो पहला लसीका अंग कौन सा है, तो पहला लसीका अंग भी ध्यान रख लीजिए, जो प्रथम लसीका अंग है वो क्या होता है, इधर ध्यान रख लीजिए। बाकी हम जब हम थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि ये प्रथम लसीका अंग कैसा है, क्यों है, तो ये क्या है, प्राथमिक लसीका अंग, प्राथमिक, ये क्या है, प्राथमिक लसीका अंग है, ये क्या है, प्राथमिक लसीका अंग है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक लसीका अंग कौन सा होता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि प्राथमिक लसीका अंग कौन सा है, तो क्या है, थाइमस ग्लैंड है, कौन सा है, प्रथम लसीका अंग, सॉरी ये मैंने डबल बार सेम चीज लिख दी, मैं बोल थाइमस ग्लैंड रहा था लेकिन मैंने लिख वही दिया, THYMUS, थाइमस ग्लैंड, क्या है, थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड क्या है, प्रथम लसीका अंग है। स्प्लीन क्या होता है, द्वितीय लसीका अंग होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान है, ब्लड बैंक ऑफ क्या है, बॉडी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आरबीसी के बारे में हमने आज पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें डिस्कस की हैं। फैक्ट से ज्यादा है आरबीसी के बारे में, क्योंकि ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी, जो भी इनके रीजन है ऐसा होता क्यों है वो तो मैं आपको बताने की कोशिश ही करूंगा। बाकी कुछ बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल फैक्ट्स हैं, जैसे कितना इनका ड्यूरेशन होता है, कितने कार्यकाल में नष्ट हो जाती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आरबीसी की साइज क्या है, ठीक है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, इसका रीजन आपको पता चल गया होगा कि एनीमिया होता क्यों है, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन इकट्ठा होता है। यदि जितनी ज्यादा कम मात्रा में आरबीसी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा। यदि हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारे अंदर किसकी कमी आ जाएगी, ब्लड की कमी आ जाएगी, और ब्लड की कमी होगी तो क्या होगा, एनीमिया रोग होगा। ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। फिर उन्हें कौन सी मेडिसिन दी जाती है, फोलिक एसिड की मेडिसिन दी जाती है, विटामिन B12 की मेडिसिन दी जाती है। उससे क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होने लगता है। तो आरबीसी का निर्माण कैसे होता है, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। ये सारी चीजें बिल्कुल रिलेटेबल है एकदम। यदि आप इनको बिल्कुल सिस्टमेटिकली अध्ययन करेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। तो आरबीसी के बारे में आज हमने बहुत सारी चीजें अच्छे से डिस्कस की है। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। बिल्कुल हमारी क्लासेज हैं वो बिल्कुल अच्छे से चलती रहेंगी। धन्यवाद प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।